जय श्री राम दोस्तों। अभी कुछ दिनों में जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले हैं और इसी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो भी आ चुका है। और इस मैनिफेस्टो को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है, बल्कि इस मैनिफेस्टो को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 एंड 35A को रिस्टोर करने का प्रॉमिस किया है। शंकराचार्य हिल को तख्त सुलेमान बता रहे हैं, एलओसी ट्रेड को खोलने की बात कर रहे हैं ताकि जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं वो हमारे कश्मीर में घुस सके। जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और पॉलिटिकल प्राइसेस जिसमें मोस्टली टेररिस्ट हैं उनको रिलीज करने का प्रॉमिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। और इसमें कोई चौंका देने वाली बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ऐसी जो पार्टीज है वो अलायंस है कांग्रेस के साथ। तो ये जो जेकेएनसी का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं और क्या क्या डिटेल्स हमारे पास है इसके बारे में चले जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है वो है रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। तो आप सभी को याद होगा 5 अगस्त 2019 में लीगल तरीके से जो हमारी एनडीए गवर्नमेंट है उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 एंड 35A को रिमूव कर दिया था, जिसकी वजह से लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर अलग हो गए थे और दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पूरे इंडिया में इसको इंडिया की विक्ट्री के रूप में देखा गया, क्योंकि इससे जम्मू एंड कश्मीर को जो पहले जो स्पेशल स्टेटस था जिसमें अपना स्पेशल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन मिलता था जो कि सेपरेटिज्म की भावनाओं को बढ़ावा देता है, लेकिन इसके एब्रोगेशन से कश्मीर जो है इंडिया का अनडिवाइडेड पार्ट बन गया। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद जो पाकिस्तान है वो हमारे देश भारत को धमकियां देने लगा, कहने लगा कि हम आपके देश पे हमला कर देंगे। तो जो ट्रेड थे उनको बंद कर दिया गया, जो ट्रैवल रूट थे उनको बंद कर दिया गया। तो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन का विरोध पाकिस्तान के साथ साथ कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जेकेएनसी, टीएमसी एंड डीएमके ने भी किया था। तो इन लोगों का कहना था कि जो आर्टिकल 370 है उसको हटाने का मतलब है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी जा रही है, जबकि वहां के लोगों को टेररिस्ट अटैक से छुटकारा मिलने वाला था, वहां के लोगों की हेल्प होने वाली थी। और ये जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो हमें पिछले 5 सालों में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। सिविलियंस किलिंग में 81% का ड्रॉप हुआ है। डाटा के अकॉर्डिंग 2018 में जो सिविलियंस किलिंग का नंबर है वो 55 है, जबकि 2023 में जो सिविलियंस किलिंग का नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ 13 है। 2018 में 228 टेरर इंसिडेंट हुए थे, जबकि 2023 में सिर्फ 41। 2018 में 91 सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ हुई थी, जबकि 2023 में सिर्फ 20 सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ हुई थी। 2018 में जम्मू एंड कश्मीर का जो इकोनॉमिक आउटपुट था वो 1 लाख करोड़ था, जबकि 2023 में ये 2 गुना होकर 2,27,000 करोड़ बन चुका था और आने वाले 5 सालों में ये और भी डबल स्पीड से बढ़ेगा। सेम हमें टूरिज्म में भी देखने को मिला। 2022 में 28 मिलियन लोगों ने कश्मीर विजिट किया और आज से पहले इतना कभी कोई विजिट नहीं किया और ये एक रिकॉर्ड था। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी ये लोग कहते हैं कि हम आर्टिकल 370 एंड 35A को रिस्टोर करेंगे, जिससे जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है, जो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको मिलेगा और इसके कारण जो सेपरेटिज्म की भावना है वो कश्मीर के अंदर बढ़ने लगेगी। अब जब इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बात हो ही रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ने कहा था कि इसके कारण कुछ लोगों को स्पेशल राइट मिलते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम मेजोरिटी होती है उनका जो बेसिक राइट होता है वो उनसे छीन लिया जाता है। लेकिन जेकेएनसी वालों को क्या मतलब है? देखिए, जेकेएनसी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता किसके राइट किधर छीने जा रहे हैं, इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है किधर देखने को मिल रहा है। उनको सिर्फ एक चीज से मतलब वो है वोट। वोट के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं ताकि जो सेपरेटिज्म की भावना है कश्मीर में वो बढ़ जाए। इसके कारण जो वोट बैंक है वो कंसोलिडेटेड होकर एक जगह पर उनको आसानी से मिल जाए। दूसरी चीज जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया है वो है पीएसए को रिवोक करना। पीएसए का मतलब है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। अब यहाँ पर आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली ये है कि वो एक्ट 1978 में जेकेएनसी के फाउंडर शेख अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने करवाया था और ये लोग अपने पार्टी के फाउंडर के ही डिसीजन को लात मार रहे हैं। और दूसरी बात, जो शेख अब्दुल्ला है इन्होंने इस लॉ का यूज अपने पर्सनल मोटिव के लिए किया था। इन्होंने इस एक्ट का यूज जो पॉलिटिकल राइवल पार्टीज है उनके अगेंस्ट में किया था, लेकिन जो अब इसका अमेंडेड वर्जन है वो गवर्नमेंट के यूजफुल में और टेररिस्ट को पकड़ने के लिए अब गवर्नमेंट इसको यूज करती है। तो इसको रिपील करना यानी कि स्टेट की सिक्योरिटी के साथ साथ देश की सिक्योरिटी के साथ भी खेलने जैसा होगा। तो इसको रिपील करने का मतलब है जो सेपरेटिज्म मूवमेंट है, जो टेररिज्म है, उसको बढ़ावा मिले। और तीसरा पॉइंट जो इन्होंने मेंशन किया है वो है रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड यूथ अनजस्टली डिटेन्ड। अब जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उसमें मोस्टली टेररिस्ट है और जो लोग इनको स्टूडेंट बता रहे हैं वो मोस्टली पत्थरबाजी करते हैं, यानी कि पत्थरबाज गैंग से आते हैं। ऐसा ही एक नाम सामने आता है यासीन मलिक का, जो कि लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा काटा है जेल में। इसके ऊपर देशद्रोह और स्टेट के खिलाफ वॉर करवाने की प्लानिंग का आरोप लगा हुआ है। ये लश्कर तैयबा जैसे पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि इनको भी रिलीज करने की बात कर रहे हैं। ये जो भी लोग हैं ये बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है। इन्होंने बहुत सारा काम देश के खिलाफ किया है, स्टेट के खिलाफ किया है।
इनको जो है रिलीज करके जो जेकेएनसी वाले हैं वो चाहते हैं कि जो सेपरेटिज्म मूवमेंट है वो जीवित रहे, वो बढ़ता रहे, और जो टेररिज्म है वो बढ़ता रहे, और इसी के साथ साथ ये सब इनके ऊपर अपनी रोटियां सेकते रहे। जो फोर्थ पॉइंट है वो है प्रिवेंट अनजस्ट जॉब टर्मिनेशन। जेकेएनसी का कहना है जो अनजस्ट जॉब टर्मिनेशन है उसे हम रोकेंगे, उसे हम बंद करेंगे। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में जो अनजस्ट जॉब टर्मिनेशन है वो हुए ही कब है? पीएससी एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ने सिर्फ उन्हीं लोगों को रिटेन किया था जो कि स्टेट के लिए और गवर्नमेंट के लिए या देश के लिए खतरा थे। अभी कुछ ही टाइम पहले 2 पुलिस कांस्टेबल और 1 लाइनमैन अनायतुल्लाह शाह को रिटेन किया गया उनकी जॉब से, क्योंकि इनका हाथ जो था वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में था, और इसमें से एक जमात इस्लामी जो बंद मिलिटेंट ग्रुप है उसका मेंबर था। तो 5वां पॉइंट है जिसपे इन्होंने बात की है वो डिग्निफाइड रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित। तो जेकेएनसी का कहना है जो कश्मीरी पंडित है उनको हम वापस लाएंगे, और इसके लिए ये हाईली कमिटेड है। हमें क्या ही बोलूं, 90 के दशक में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था और जो उनका जीनोसाइड हुआ था उसके लिए जेकेएनसी का कितना बड़ा हाथ था। जब मस्जिदों में अनाउंसमेंट हो रही थी कि जो काफिर हिंदू है वो यहाँ से चले जाएं या तो इस्लाम कबूल कर ले नहीं तो मार दिए जाएंगे, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहाँ थे? जो 6 पॉइंट पर इन्होंने बात की है वो है माइनॉरिटी कमीशन के ऊपर। इसके अलावा इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में माइनॉरिटी कमीशन बनाने की बात की है। जम्मू एंड कश्मीर में अब हिंदू माइनॉरिटीज में, और अभी तक इनकी पार्टी उनकी सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं कर पाई है। अब सवाल ये उठता है जो कमीशन बनाया जा रहा है आखिर वो किसके लिए बनाया जा रहा है? जो कमीशन बनाया जा रहा है आखिर उसका मकसद क्या है? मकसद से याद आया, मकसद भूलना नहीं लगता है। जो 7 पॉइंट पर इन्होंने बात की है वो है यूसीसी की। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके हम खिलाफ हैं, और नेशनल यूनिटी ब्रदरहुड पे हम विश्वास रखते हैं और फासिज्म के अगेंस्ट है। अरे लेकिन अगर ये लोग नेशनल यूनिटी के साथ में है तो इनको इस चीज से दिक्कत क्या है? क्योंकि जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो तो हम सभी को एक ही लॉ में बांधता है ना, और ये तो हमारे देश के लिए अच्छा है। लेकिन नहीं, लेकिन ये लोग, इन लोग को फिर भी इस चीज से दिक्कत है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 खुद सब सिटीजन पर यूसीसी के इम्प्लांटेशन की बात करता है। तो ये जो जेकेएनसी है, कांग्रेस है, वो संविधान का क्या रोया करते हैं? क्या ये संविधान के अगेंस्ट है? और जो सीएए वाले हैं वो उनका भी विरोध करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब जो आसपास के देश है यानी कि जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें जो माइनॉरिटीज में हिंदू और सिख हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, और ये हमारे देश में आकर रहना चाहते हैं, और जो गवर्नमेंट है उनको सिटीजनशिप देगी, उनको इस चीज से दिक्कत है। और होगी भी क्यों ना, क्योंकि इसमें मुस्लिम इंक्लूड नहीं है। और मुस्लिम इंक्लूड हो भी क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटीज की बात हो रही है, और माइनॉरिटीज तो है नहीं मुस्लिम उनके देशों में। तो इसलिए जो अच्छे कानून है उनका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं, और वोट बैंक के चक्कर में ये लोग ऐसा कर रहे हैं। अगले पॉइंट पे जो लोग बात करते हैं वो है रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में। इन्होंने कहा है कि इनका जो स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको रिव्यू करके चेंजेस करेंगे, और इसमें जो सबसे पहली बात जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो 2023 में जम्मू एंड कश्मीर में रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत शुरू हुई थी। तो जो पार्लियामेंट है सिर्फ वही इसमें अमेंडमेंट कर सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती। इंडिया की गवर्नमेंट इसको पहले ही रिव्यू कर सकती है। तो जो पहले एससी कम्युनिटी के आर्टिकल 370 के रहने के टाइम पर जब रिजर्वेशन नहीं मिलता था उनको रिजर्वेशन मिलने लगा है। तो जेकेएनसी रिजर्वेशन को रिव्यू करके उसमें चेंजेस करने का आखिर मकसद क्या है? मकसद से याद आया, मकसद के लिए मैं फिर वही बोलूंगा, मकसद भूले नहीं हो लगता है। तो शायद मुझे लगता है ये वापस से जो जेकेएनसी है वो वापस से एससी कम्युनिटी के रिजर्वेशन को छीनना चाहती है। आखिर इसके बाद हम आते हैं सबसे फनी प्रॉमिस के ऊपर, वो है वक्फ बोर्ड से रिलेटेड। इनका कहना है कि हम लोग वापस से जो वक्फ बोर्ड का ग्लोरी था उसको वापस लाने में वक्फ बोर्ड की मदद करेंगे, और जो वक्फ बोर्ड है वो सारी कम्युनिटी की मदद करेगा। इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कुछ ही टाइम पहले जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास किया था उसको देखकर तो ये नतीजा आना ही था, और इसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस है वो आने वाले इलेक्शन में जो प्रॉमिस करने वाली है, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो होने वाला है उसमें ऐसे ही कुछ सिमिलर चीजें हमें देखने को मिलेंगी। और दूसरी बात, ये लोग पास्ट ग्लोरी को लाने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब क्या करना चाह रहे हैं? मतलब जो वक्फ बोर्ड के पास जो पहले पावर थी जिसमें वो लैंड ग्रेबिंग किया करते थे, उन्होंने हजारों करोड़ों लाखों की इन्होंने लैंड ग्रेबिंग की और काफी सारी जो लैंड है उनको अपने कब्जे में किया। तो क्या ये चाह रहे हैं कि वापस से जो वक्फ बोर्ड है वो वही सब काम करे? तो अगला पॉइंट है एलओसी ट्रेड। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद एनटी गवर्नमेंट ने एलओसी ट्रेड रूट्स को बंद कर दिया था, क्योंकि जो पाकिस्तानी डीलर्स है, जो टेररिस्ट है, इन रूट्स का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि जो ड्रग्स है, जो वेपन्स है, जो फेक करेंसीज हैं वो कश्मीर के अंदर आ सके, ताकि जो टेररिज्म है वो बढ़ सके। अब ये क्या चाहते हैं, इन रूट्स को ये खोलना चाहते हैं वापस से, ताकि जो सेपरेटिज्म मूवमेंट है, जो टेररिज्म है वो बढ़ सके। वो सिर्फ किस लिए? और ये सिर्फ एक ही चीज के लिए करना चाहते हैं ताकि जो इनका वोट बैंक है वो बढ़ सके। अगले पॉइंट पे लोग बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सुलह कराने की। ये लोग कहते हैं कि हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक पीस टॉक अरेंज करेंगे। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, इतनी बार इन्होंने हमारे देश पे हमला किया है। 1972 में जो
पाकिस्तान लात खा के गई थी हमारे देश से, उसके बाद जो सिमिलर एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके बाद कम से कम सुधर जाती, पर नहीं, इनको तो चुल है, हम भारत से युद्ध करेंगे, भारत से लड़ेंगे, भारत के बाद जाके भिड़ेंगे। फिर से ये लोग वापस से जो कारगिल युद्ध था उसमें वापस से आते हैं, ये लोग लात खा के वापस से चप्पल खा के हमारे यहाँ से जाते हैं और उसके बाद भी ये लोग नहीं सुधरते। तो इस चीज से मैं यही समझ पा रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बातचीत का कोई इंटेंशन नहीं है। एक्चुअली पाकिस्तान के आतंकवादी इंडिया की जेल में बंद है और ये लोग इनको रिलीज करवाना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि 1989 में सिर्फ 6 महीने में ही फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने 70 भरे इस्लामी जो टेररिस्ट है उनको रिलीज कर दिया था और आगे चलकर ये सारे के सारे जो पाकिस्तान की सपोर्ट से सारे के सारे टेररिस्ट बन गए। अब अगले पॉइंट पे लोग बात करते हैं शंकराचार्य वैली के बारे में। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि जो तख्त सुलेमान है वो असल में शंकराचार्य वैली है और ये लोग इसको मोहे कुरान से कनेक्ट करते हैं। अब देखिए, इनको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करें, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम नाम क्यों चेंज कर रहे हो? शंकराचार्य हिल हिंदू गुरु आदि शंकराचार्य के नेम पर बना हुआ है तो उनको तख्त बहरा बुलाना बंद करो। हरि पर्वत मां सारिका के नेम पर एसोसिएटेड है जिनकी पूजा कश्मीरी पंडित करते हैं, तो ये लोग उनको कोई मुरान से कनेक्ट करते हैं। अब क्या करते हैं ये लोग, एक तरफ बात करते हैं ये लोग ब्रदरहुड की और दूसरी तरफ क्या करते हैं ये लोग हिंदू साइट्स को जो इस्लाम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अब धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि जो कांग्रेस है जो जेकेएनसी के साथ क्यों अलायंस में है और क्यों ये इस बार इलेक्शन लड़ना चाहती है इनके साथ। और सबसे लास्ट में लोग बात करते हैं जॉब के बारे में। इन्होंने कहा है गवर्नमेंट बनने के 3 महीने बाद ही जम्मू एंड कश्मीर में यूथ एम्प्लॉयमेंटेशन जनरेशन एक्ट पास करेंगे, जिसकी मदद से जम्मू एंड कश्मीर की यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हालांकि इससे पहले अमर अब्दुल्ला जो कि सीएम थे जम्मू एंड कश्मीर के, 300 लोगों को उन्होंने जॉब दिया था, यानी कि 3rd क्लास और 4th क्लास की जॉब दी गई थी, जिसमें से उन्होंने 1 लाख 2 लाख लेकर घूस लेकर उन्होंने उनको जॉब दिया था। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने यूथ को जॉब तो दी है, पर वो जॉब क्या दी है, वो है बॉलिंग करना, यानी कि पत्थरबाजी करना और अपने यूथ को पाकिस्तान भेज के उनको आतंकवादी बनाना। फर्क साफ है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद कितना ग्रोथ हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, लेकिन वहीं पे जेकेएनसी वाले चाहते हैं इस ग्रोथ को रोक दिया जाए और आर्टिकल 370 को वापस से रिस्टोर कर लिया जाए। और इसमें इनका साथ दे रहा है नन अदर देन कांग्रेस पार्टी। तो जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं या फिर जो वहां के आसपास के लोग हैं, अब वो लोग समझ जाएं कि ये लोग पॉलिटिक्स के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में हमारे देश को, जो हमारा स्टेट है, वहां के जो युवा हैं, उनको किसी भी गड्ढे में डाल देते हैं। और इनको इस चीज से बिल्कुल भी परवाह नहीं है, इनको सिर्फ परवाह है तो वो है अपने वोट बैंकिंग चक्कर में। जय श्री राम।